नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। सुधर रहा है बिगड़ा हुआ लिंगानुपात। जबलपुर में बेटों से ज्यादा बेटियों ने लिया जन्म। नर्मदा महोत्सव में नौका विहार कराने की नाविकों को नहीं मिली अनुमति। सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने नौका विहार पर लगाया प्रतिबंध। नाविकों में रोष। और सीरियल लूट के आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार करके लाई पुलिस। मुंबई के रहने वाले आरोपी ने चैन स्नैचिंग की 3 वारदातों का जुर्म कबूला। पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी। 2,46,756 मतदाताओं वाली पूर्व विधानसभा अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। इस सीट पर जीत हार के समीकरण बदलते रहे हैं। हालांकि इस सीट पर भाजपा की सबसे ज्यादा बार जीत हुई है। पूर्व विधानसभा में 89 क्रिटिकल और 17 वल्नरेबल पोलिंग बूथ हैं। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इस असेंबली में हार जीत के समीकरण बदलने लगे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को हराकर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था और इस बार भी सीधे तौर पर चुनावी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगा। हालांकि तीसरे विकल्प के रूप में बीएसपी एवं एआईएमआईएम पार्टी भी उभर कर सामने आई है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2,46,756 वोटर्स हैं। इसमें 1,24,936 पुरुष एवं 1,21,785 महिला मतदाताओं के अलावा 35 अन्य वोटर शामिल हैं। वहीं बात करें मतदान केंद्रों की तो यहाँ 224 मतदान केंद्र हैं। वहीं इनमें 89 क्रिटिकल और 17 वल्नरेबल पोलिंग बूथ शामिल हैं। इस क्षेत्र में 52,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो वहीं 90,000 से अधिक मुस्लिम एवं राजपूत, ब्राह्मण, सिंधी, जाट समेत अन्य जातियों के लोग निवास कर रहे हैं, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, एसपी कार्यालय, जिला पंचायत समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। शरद पूर्णिमा पर इस वर्ष गजकेसरी और खंडग्रास चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण का असर भारत में भी रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 28 अक्टूबर को रात 1:04 से लेकर 2:24 तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा और इसके लगभग 9 घंटे पूर्व से सूतक काल प्रभावशील हो जाएगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण काल में शुभ कार्य वर्जित रहेंगे और मंदिरों के कपाट एवं पूजन अर्चन का कार्य नहीं होगा। सूतक काल लगभग 9 घंटे का रहेगा। इस दौरान भगवान के नाम का जाप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रहण रात में 1:04 से रहेगा। खंडग्रास ग्रहण है, 30% चंद्रमा का हिस्सा उसमें दबा रहेगा। 1:04 से 2:24 रात में उसका मोक्ष होगा। चूंकि चंद्र ग्रहण इसलिए 9 घंटे पहले से सूतक लग जाता है, अतः कल 4:05 से सूतक लगेगा, जिसमें कि पूजा, भगवान को स्पर्श, मूर्ति स्पर्श टोटल वर्जित है। सिर्फ भजन, ध्यान, जाप कर सकते हैं। सूतक काल में भगवान के सब पट बंद हो जाते हैं मंदिरों के। उस समय सिर्फ जाप, हवन इत्यादि कर सकते हैं। ग्रहण मोक्ष के बाद पवित्र नदी में स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों को खिचड़ी बांटने से हमारे सारे कष्ट, दुख, दारिद्र्य दूर होते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। 28 सालों के बाद ये चंद्र ग्रहण का ऐसा अवसर आया है। शरद पूर्णिमासी के दिन। वहीं शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है, लेकिन इस बार ग्रहण होने की वजह से प्रसाद रूपी खीर भी लोग नहीं रखेंगे। संगमरमरी वादियों में आयोजित 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव के दौरान इस बार पर्यटक चांदनी रात में नौका विहार का आनंद नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा नौकायान की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण नाविकों में रोष व्याप्त है। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट में आयोजित है और इसमें शामिल होने के लिए शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश एवं देश के कई हिस्सों से लोग आते हैं एवं दूधिया रोशनी में नहाई संगमरमरी वादियों के बीच चांदनी रात में नौका विहार का आनंद भी उठाते हैं। लेकिन इस बार नौका विहार से पर्यटक वंचित रह जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने नौका विहार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण नाविक परेशान हैं। नौका विहार तो चालू होने चाहिए सर, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है
और ये चांदनी रात यहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को देखने विदेश के लोग गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, विदेशी आते हैं, क्योंकि 5,000 से 20,000 से 25,000 भी पब्लिक होती है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत विख्यात है। शरद पूर्णिमा की रात का नौका विहार ही बिल्कुल फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर यदि वो यात्री नहीं आएंगे तो हम तो प्रभावित हो गए, हमारे नौका विहार ही ठप हो गया। जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि नौका विहार चांदनी रात में पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि बाहर के यात्री जो नौका विहार का जो चांदनी रात का लुत्फ उठाने आते हैं उनको नौका विहार मिल सके, संगमरमरी वादियाँ, वाइट मार्बल, दूध जैसे पहाड़ को देख सकें, और साथ में हमारे नाविक जो बेरोजगार हो जाते हैं चांदनी रात में, तो उनको रोजगार भी मिल सके। सर यहाँ शरद पूर्णिमा में अभी नौका विहार तो बंद करवा देते, इसको चालू होना चाहिए। पहले आज से 30 से 35 साल पहले यहाँ करीब 30 से 40 हजार टूरिस्ट घूम के जाता था, लेकिन विदेशी उसमें से 20-25 हजार रहते थे, लेकिन अब वो सभी खत्म होते जा रहा है। मेरी प्रशासन से ही मांग है कि पुनः इसको चालू करवाया जाए। सर मैंने तो आज तक अपने जीवन में ऐसा वर्ल्ड में कहीं मार्बल इतनी सुंदर जगह देखी नहीं जितना यह भेड़ा घाट है। बोलते वर्ल्ड में ऐसा मार्बल है ही नहीं कहीं पे, बीच में नदी और दोनों साइड मार्बल, ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं। चांदनी रात में बहुत शानिंग आती है मार्बल। वहीं जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से नौका विहार की अनुमति प्रदान नहीं की गई। जबलपुर शहर के लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 3 महीनों में एल्गिन हॉस्पिटल में 2700 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या है। पहले प्रति 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थी, जो बढ़कर 935 हुई और अब 943 है, यानी 12% की वृद्धि हुई है। यह अच्छे संकेत है। मध्य प्रदेश के बिगड़े हुए लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। यह अच्छे संकेत है कि समाज का नजरिया बदल रहा है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ प्रति 1000 व्यक्ति पर 935 महिलाएं हैं, जो बढ़कर 943 हो गई हैं। शासकीय एल्गिन हॉस्पिटल से प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि कन्या जन्म दर में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 3 महीनों में यहाँ करीब 2700 डिलीवरियां हुई हैं, जिनमें बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या है। पिछले 3 महीनों में बात करें तो जुलाई में 625 हुए डिलीवरीज़ हमारे यहाँ, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरीज़ मिला के, और उसमें लड़के 301 हैं, लड़कियाँ ज़्यादा ही हैं 315। अगस्त में 900 से ऊपर हैं डिलीवरीज़, उसमें भी लड़के लड़कियों का रेशियो बराबर ही है लगभग। सितंबर में 1000 से ऊपर हुए हैं, 1026 बच्चे हैं, जिसमें लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। टोटल अगर बात की जाए 3 महीनों में कितने बच्चों ने जन्म लिया है? तो टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 2700 डिलीवरीज हुई हैं। समाज का बदलता नजरिया उम्मीदें जगा रहा है कि अब बेटियों को जन्म लेने से रोकने वाली प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है। नवरात्र पर्व की 9वीं से मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है। शुक्रवार 27 अक्टूबर तक भटौली स्थित विसर्जन कुंड में 333 से ज्यादा छोटी बड़ी प्रतिमाएं विसर्जित की जा चुकी हैं। नवरात्र पर्व की 9वीं से शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम अभी भी जारी है। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में अभी तक 333 मूर्तियां विसर्जित की जा चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी मूर्तियों को क्रेन की मदद से विसर्जित किया जा रहा है। वहीं प्रतिमाओं के अवशेषों को जेसीबी की मदद से निकालकर कठौंदा भिजवाया जा रहा है। 23 तारीख शाम से हमारा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम चालू हुआ है और ये 27 तारीख मतलब आज तक लगभग 333 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और 24 घंटे यहाँ पे सफाई कार्यक्रम जारी है। ये मूर्तियों का अवशेष जो मूर्ति विसर्जन के बाद इनको गाड़ियों के माध्यम जेसीबी के माध्यम से निकालकर तो कठौंदा स्थल पर भेजा जा रहा है। ये लगभग 15-17 फीट तक की मूर्तियाँ यहाँ पे विसर्जन होने के लिए अभी तक आई हैं। यहाँ पे 2 क्रेन्स लगी हैं, एक 200 मशीन लगी है, जेसीबी लगी है, डंपर लगी है और सफाई कर्मी लगे हैं 24 घंटे। 23 तारीख शाम से हमारा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम चालू हुआ है और ये 27 तारीख मतलब आज तक लगभग 333 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और 24 घंटे यहाँ पे सफाई कार्यक्रम जारी है। जेसीबी के माध्यम से निकालकर तो कठौंदा स्थल पर भेजा जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार अभी अन्य दुर्गा प्रतिमाओं समेत महाकाली का भी विसर्जन होना बाकी है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में चोरी छिपे चल रही पोस्टरबाजी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पोस्टरों पर बिना किसी पार्टी और प्रत्याशी का नाम लिखे सिर्फ इतना भर लिख दिया है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। रातों रात पोस्टर कौन लगा रहा है यह भी पता नहीं चल पा रहा।
उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चोरी छिपे पोस्टरबाजी की जा रही है। क्षेत्र के दुकानदार सुबह जब दुकान खोलने आते हैं तो दरवाजों और दीवारों पर एक पोस्टर चिपका नजर आता है, जिस पर लिखा है कि भारी प्रत्याशी नहीं चलेगा। इस सीट पर भाजपा की टिकट पहले से घमासान मचा हुआ है, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि यह जुमला भाजपा प्रत्याशी के लिए उपयोग हो रहा है। जी, पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी। किस तरह के पोस्टर हैं, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं, वोट नहीं, मतलब कौन सी विधानसभा है? उत्तर मध्य विधानसभा है। जब आप यहाँ आए आपकी दुकान पे क्या लगा? ये रात में लगे हुए थे, रात में लगाए हैं किसी ने, जब हम दुकान खोलने आए तो लगे हुए थे। किस तरह का विरोध दिख रहा है यहाँ पर? भाजपा वालों का विरोध दिख रहा है भैया। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की हरकत बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के दायरे में रहकर काम करती है। उसका एक एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे परिवार में जो भी बात होती है हम लोग घर में बैठकर बात करते हैं, अपने वरिष्ठों से उस बात को अवगत कराते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, बल्कि कांग्रेस चूँकि जो इस समय अपना जनाधार खोती जा रही है इस क्षेत्र में, तो वो ऐसे अनर्गल बात करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। और मैं निश्चित रूप से हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं कि किस व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया। हम लोग कैमरे में उस चीज़ की जानकारी कर रहे हैं। प्रशासन में भी हमने उसकी शिकायत की है कि किस व्यक्ति द्वारा ये काम किया गया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी मंशा है, चूँकि वो क्षेत्र में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे कोई नाराज नहीं है, सब हमारे परिवार का विषय है। हमारे परिवार के सब लोग हैं, बैठकर बातें हो रही हैं। यहाँ पर अनुशासनहीनता हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं की जाती है। सबको मिलाने का प्रयास है, सबके साथ लड़ने का प्रयास है। इसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये पोस्टर कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। किसी भी पार्टी ने अभी तक इन पोस्टरों को लेकर कोई शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराई है। खास बात यह है कि जनता के बीच ये पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग अपने अपने ढंग से इनका अर्थ तय कर रहे हैं। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर से आ रही बगावत की सुगबुगाहट पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। एक 3 बार के पार्षद ने फॉर्म लिया है जो चर्चा का विषय बना। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा से पूर्व पार्षद तेज कुमार भगत ने फॉर्म लिया। इनका कहना है कि सोमवार को फॉर्म जमा करेंगे। एडवोकेट तेज कुमार भगत कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं। यदि ये निर्दलीय तौर पर या ओबीसी की पार्टी से अथवा आम आदमी पार्टी से बतौर प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे तो चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। तेज कुमार जी, कई वर्षों से आप पार्षद भी रहे हैं, कई बार आपने पार्षदी भी की है कांग्रेस से, तो क्या ये बगावत जैसा नहीं हो जाएगा? ये बगावत नहीं, अपना अधिकार मांगने जैसी बात है और अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं। लगातार मैंने नगर निगम का, जबलपुर शहर का प्रतिनिधित्व किया, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और बड़े लंबे समय तक किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इस विषय में चिंतन करेगी, मनन करेगी और मुझे अवसर देगी, मौका देगी। और बगावत तो तब है जब बगावत का रुख दिखेगा। अदरवाइज मैं तो अभी पार्टी से उम्मीद कर रहा हूँ कि पार्टी अपने फैसले को चिंतन करे, मनन करे और चिंतन मनन करके मुझे जबलपुर पूर्व 97 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित करे। बिल्कुल, मैं तो जबलपुर पूर्व 97 से शुरू से प्रयासरत रहा था और आज चूँकि वो हमारे लिए, हमारे वर्ग के लिए रिजर्व सीट है और जबलपुर पूर्व 97 से मैंने उम्मीदवारी की है और उसी के लिए मैंने आज यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म उठाया। बहरहाल कांग्रेस की यह बगावती सुगबुगाहट क्या रूप धारण करती है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। गोकुलदास धर्मशाला में स्थित नगर निगम का जोन क्रमांक 11 खुद अतिक्रमणों की चपेट में है। कार्यालय के चारों तरफ जमे अतिक्रमण आवागमन व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन नगर निगम के कई जोन कार्यालय अतिक्रमणों की चपेट में है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब गोकुलदास धर्मशाला स्थित जोन क्रमांक 11 की है, जहां बेजा कब्जों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। सड़क और फुटपाथ पर जमे ठेले टपरों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मार्केट से पावर हाउस रोड पर यहाँ पे आओ तो अतिक्रमण की बिल्कुल भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे अंधा मोड़ हैगा, यहाँ पे यातायात और नगर निगम प्रभारियों को ध्यान देना चाहिए, कम से कम एक्सीडेंट ना हो। रोज लोग गिर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियाँ निकलना मुश्किल है।
नगर निगम और पुलिस प्रशासन का यातायात से निवेदन है कि यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो। अब वीआईपी लोग जितने आते हैं जब ही वहाँ पे रोड खाली हो जाती, बाकी आम जनता यहाँ रोज़ मरती रहती है। वो पुल के सामने जो झाड़ू वाले लोग रहते हैं, पूरी झाड़ू लगा के रखे हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। 5 घर के लिए इंसान जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि दिक्कत हो रही है। समझे, नगर निगम कुछ कर नहीं रही कि पुलिस भी खड़ी रहती, यातायात वो भी नहीं बोलती ये सब हटाओ नहीं, झाड़ू वाले और सब्जी वाले बिल्कुल ट्रैफिक मचा के रखे, निकलने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, वे शहर को बेजक कब्जों से निजात कैसे दिला पाएंगे। कलेक्टर कार्यालय में स्थित आधार पंजीयन केंद्र में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया के चलते छावनी में तब्दील हो चुके कलेक्ट्रेट कार्यालय में बिना आईडी के प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण आधार केंद्रों में पहले की अपेक्षा भीड़ कम नजर आ रही है। जिला मुख्यालय इन दिनों छावनी में तब्दील है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया के लिए कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके कारण आधार पंजीयन केंद्र में भी सन्नाटा पसरा है। सख्ती की वजह से इक्का दुक्का लोग ही केंद्र में पहुंच पा रहे हैं। आधार केंद्र के प्रभारी शेख मोहसिन ने बताया कि पहले आवेदकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं का असर नजर आ रहा है। लोग कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर पुलिस सुरक्षा लगाई गई है, निर्वाचन का कार्य चल रहा है, सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। लोगों से पूछा जा रहा है आपसे क्या काम है, जिनका काम है वो वही आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था एक के साथ 2-3 लोग और आ जाते थे, अब जिनका काम है उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है, काम करवा के जा रहे हैं बाहर। आधार कार्ड का अगर कार्य करवाना तो गेट नंबर 3 से आने दिया जा रहा है। जानकारी बताने पर अगर आपका आधार का कार्य है तो आप गेट नंबर 3 से आपको अंदर आने दिया जा रहा है। अपनी बेटी के आधार कार्ड का सुधार कराने के लिए, लेकिन इस तरह की मुझे कोई समस्या नहीं हुई। गेट पर मुझे पुलिस वालों ने रोका और पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने बोला कि मुझे आधार केंद्र में जाना है, तो उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने जाने दिया। लेकिन यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, आराम से काम हो। महाकौशल के सबसे पुराने विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती को 65 साल बाद नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी यूनिट शुरू करने के लिए ग्रुप हेडक्वार्टर से हरी झंडी मिल गई है। 50 सीटों के लिए कैडेट्स के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सेना में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक लंबे अंतराल के बाद नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की शुरुआत हो चुकी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि 50 कैडेट की एक यूनिट की शुरुआत की गई है, जो कि 1 MPRT रेजिमेंट द्वारा संचालित की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय से ANO की नियुक्ति कर दी गई है। फिजिकल और मेंटल टेस्ट के माध्यम से छात्रों की चयन प्रक्रिया जारी है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये करीबन 70 वर्ष के आसपास हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना को हो चुके हैं। उसमें प्रथम बार हम लोगों ने एनसीसी की यूनिट यहाँ पे स्थापित करने के लिए हमारे जो एनसीसी के यहाँ लोकल हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमने प्रयास करा था और उन्होंने इसमें हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। प्रथम जो हमारा चरण में हम यहाँ पे 50 कैंडिडेट्स के लिए एक यूनिट की स्थापना कर रहे हैं। अगर छात्रों और यहाँ के विद्यार्थियों का और हमको रुझान मिला तो उसकी संख्या में हम बढ़ोतरी करेंगे। छात्रों में एक अनुशासन की भावना डेवलप हो और जो देश प्रेम की जो भावनाएं उसमें हमको एनसीसी के विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोग छात्रों को सिखाया जाता है, वो हम उसको प्रसारित कर सकें। विश्वविद्यालय पूर्व से इसके लिए प्रयासरत था, हमें अभी मिला है, थोड़ा ज़रूर हम विलम्ब हुआ है, हमें पहले प्रयास कर लेना था और अब हमें मिला है। हम चाह रहे हैं कि इसको हम एक अच्छी यूनिट के रूप में स्थापित करें। छात्रों के साथ साथ छात्राओं में भी बहुत उत्साह है, उन्होंने भी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में भी भाग लिया है। छात्रों में अनुशासन और देश सेवा की अलख जगाने के लिए यह उत्तम प्रयास है। देरी से ही सही, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र भी सेना में शामिल होने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। सिविल लाइन, मदन महल और गढ़ा थाना क्षेत्रों में चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस तमिलनाडु से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। आरोपी तमिलनाडु की एक जेल में बंद था। मूलतः मुंबई के रहने वाले इस लुटेरे ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर चैन स्नैचिंग की सीरियल वारदातें घटित की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया।
ओमती थाना क्षेत्र से बाइक चोरी करने के बाद सीरियल चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक लुटेरे समीर ईरानी को पुलिस तमिलनाडु से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। समीर मूलतः मुंबई का रहने वाला है। उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक के बाद एक चैन स्नैचिंग की सीरियल वारदातों को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद लुटेरों की पतासाजी में जुटी पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरों से संदेही लुटेरे का सुराग हासिल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी समीर ईरानी की पहचान सुनिश्चित की और जानकारी मिलने के बाद तमिलनाडु पुलिस की मदद से समीर को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया। लगभग 2 महीने पहले एक लूट की घटना हुई थी। लगभग 3 लोग थे जिनके द्वारा एक बाइक चोरी करके और 2-3 थाना क्षेत्रों में चैन स्नैचिंग की घटना की गई थी। उनमें से एक आरोपी अभी जिसकी हमें सूचना मिली थी, तो तमिलनाडु पुलिस के समन्वय के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अग्रिम और भी जो 2 लोग हैं उनके संबंध में भी अभी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो उनको भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी मूलतः निवासी मुंबई के पास का है, जो तमिलनाडु से पकड़ा गया अभी। पुलिस ने समीर को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है और उससे अन्य वारदातों के साथ ही उसके साथियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इसने चैन स्नैचिंग की 3 वारदातों का जुर्म कबूल किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।